गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत हमारी जो क्लासेस चल रही हैं उसमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास को कवर कर रहे थे, जिसमें सल्तनत काल को कवर करा रहे हैं। सल्तनत काल चल रहा है, उसके अंतर्गत इससे पहले हमने गुलाम वंश को कवर किया था, तो खिलजी वंश को कवर किया था। आज तीसरा वंश है तुगलक वंश, जो 1320 से 1398 ईस्वी तक इस वंश का शासन रहा था। तो देखिए, 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जो प्रसिद्ध है, के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। तो तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन। कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक, जिन्होंने 8 सितंबर 1320 ईस्वी को तुगलक वंश की स्थापना की थी। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों के भूमि को पुनः लौटा दिया था। यानी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो अमीरों से भूमि छीनी गई थी, उसको गयासुद्दीन तुगलक ने वापस कर दिया था। देखिए, ये तुगलक काल है, ये संपूर्ण साम्राज्य दे रखा है। तुगलक वंश का साम्राज्य है, यहाँ तक इतना विस्तृत साम्राज्य था तुगलक वंश का। आगे देखिए, इसने सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः गयासुद्दीन प्रथम शासक था जिसने सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण करवाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सल्तनत काल में कौन सा शासक था जिसने सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण करवाया था? तो मोहम्मद गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक को आप ध्यान में रख सकते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप पहाड़ियों में तुगलकाबाद नामक एक नए नगर की स्थापना की थी। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों ही। तुगलकाबाद की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी। इसमें एक दुर्ग का निर्माण हुआ था जिसको 56 कोट के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? 56 कोट। गयासुद्दीन की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल अभियान से लौटते समय कब हुई थी? बंगाल अभियान से लौटते समय जूना खान के द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दब करके हो गई थी। तो कब मृत्यु हुई थी गयासुद्दीन तुगलक? 1325 ईस्वी बंगाल अभियान से लौटते समय। आगे देखिए, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद जूना खां, जिसका जो वास्तविक नाम था मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति थे। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों और दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा का भाव रखने के कारण स्वपनशील, पागल और रक्त पिपासु कहा गया है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। रक्त पिपासु किसको कहा गया था? मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोई नामक एक नए नगर की स्थापना की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि अमीर ए कोई नामक नया विभाग किसने स्थापित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोई विभाग की स्थापना की गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम क्या रख दिया था? दौलताबाद। ध्यान रखना है, इसकी योजना है दौलताबाद। राजधानी परिवर्तन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अपनी राजधानी को कहाँ ले गया था? देवगिरी, और उसका नाम रख दिया था दौलताबाद। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा फरिश्ता के अनुसार यहाँ सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। उसमें कांसा फरिश्ता के तहत तांबा वर्णी के अनुसार और धातुओं के सिक्के इसने चलाए थे। कांसे और तांबे के सिक्के इसके द्वारा चलाए गए थे, जिनका मूल्य चांदी के रुपए और टका के बराबर होता था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनी अर्थ की संज्ञा दी थी। किसने दी थी? एडवर्ड थॉमस ने। ये भी आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे देखिए, अफ्रीकी मोरक्को यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था।
दिल्ली का काजी मोहम्मद बिन तुगलक ने किसको बनाया था? इब्न बतूता को। यह किसके काल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपना राजदूत के रूप में इसे कहाँ भेज दिया था? चीन भेज दिया था। इब्न बतूता की पुस्तक रहला मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन करती है। तो इब्न बतूता ने एक पुस्तक लिखी थी रहला, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। इम्पोर्टेंट, रहला नामक पुस्तक के रचयिता इब्न बतूता। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन का वर्णन किया है। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकी की स्थापना यानी डाक व्यवस्था और गुप्त व्यवस्था के बारे में लिखा गया था। आगे देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन प्रभासुरी यानी जिन प्रभासुरी नामक जैन साधु के साथ विचार विमर्श किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय बट्टा के निकट घोड़ाल में हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित की गई योजनाएं जिसके कारण वो असफल रहा था। तो 4 योजनाएं थी। दोआब में कर वृद्धि 1326 से 1327 ईस्वी, राजधानी प्रवर्तन 1326 से 1330 ईस्वी, यानी अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी ले गया था जिसका नाम दौलताबाद रखा था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 से 1330 ईस्वी, खुरासान और काचल के अभियान ये इसकी असफलताओं के कारण रहे थे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरियर और बुक्का नामक 2 भाइयों 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की थी। ध्यान रखना, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरियर और बुक्का 1336 ईस्वी में, ये किसके शासनकाल में की थी? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बेहमन शाह 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की थी। ये भी मोस्ट है कि बहमनी राज्य के संस्थापक कौन थे? अलाउद्दीन बेहमन शाह। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूं ने लिखा था, ये इंपॉर्टेंट है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से मुक्ति मिल गई। तो ये कथन किसका है? बदायूं का कथन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। किसका शिष्य था? शेख अलाउद्दीन का शिष्य था मोहम्मद बिन तुगलक। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिल्ली के सल्तनत काल का ऐसा पहला शासक जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में गया था, कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक बदायूं में मीरन मुलहिम, दिल्ली के शेख निजामुद्दीन औलिया और मुल्तान में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुलहिम, दिल्ली के शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान शेख रुकुनुद्दीन और अजूदन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्रों पर मकबरे बनवाए थे। फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक दिल्ली में 1351 ईस्वी को अगस्त 1351 में हुआ। खलीफा द्वारा से कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि प्रदान की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, खलीफा ने फिरोज तुगलक को कौन सी उपाधि दी थी? तो कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि प्रदान की थी। राज्य व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त किया था। कितने करों को समाप्त किया था इसने? 24। और केवल 4 कर खराज लगान होती थी। खम्स युद्ध में लूटा गया धन, जजिया और जकात को वसूल करने के आदेश दिए थे। तो 4 कर छोड़े थे, ध्यान में रखना। फिरोज तुगलक ने कितने कर छोड़े थे? 4, खराज, खम्स, जकात और जजिया। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछा जाता है, क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला शासक कौन था काल में? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर करने वाला पहला मुसलमान शासक था। फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर लगाया जो उस समय 1/10 भाग था। जो उपज का कितना लिया जाता है? 1/10 भाग। तो ध्यान रखना, सिंचाई कर कितना लेता था फिरोज के काल में? कितना लिया जाता था? 1/10 भाग। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। इसमें हिसार, फिरोजाबाद दिल्ली में, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख नगर हैं। इसके शासनकाल में खिजराबाद, टोपरा गांव और मेरठ से अशोक स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किए थे। ध्यान रखना, टोपरा, खिजराबाद और मेरठ से अशोक के स्तंभों को ला करके दिल्ली में स्थापित करने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ये बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है यहाँ से।
सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक विभाग दीवाने खैरात की स्थापना की थी। दीवाने खैरात विभाग की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या लगभग 1,80,000 फिरोज तुगलक के समय थी। दासों की देखभाल के लिए फिरोज तुगलक ने नए विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम था दीवाने बंदगान। ये भी मोस्ट है, ये पूछे जाते हैं दोनों ही क्वेश्चन। दीवाने खैरात और दीवाने बंदगान का संबंध किससे था? तो दासों की देखभाल के लिए दीवाने बंदगान, मुस्लिम महिलाओं, अनाथ महिलाओं, विधवाओं और लड़कियों की सहायता के लिए दीवाने खैरात विभाग की स्थापना की थी फिरोज तुगलक ने। इसने अपनी आत्मकथा फतुहात फिरोजशाही की रचना की। जियाउद्दीन बर्नी शमशेष राज अफीम को अपना संरक्षण प्रदान किया था। यानी इसने जियाउद्दीन बर्नी एवं शमशेष राज के द्वारा लिखित जो पुस्तक है उसमें बताया कि अफीम को इसने अपना संरक्षण प्रदान किया था। किसको? अफीम को। इसने ज्वालामुखी मंदिर के प्रमुख पुस्तकालय में लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी विद्वान अपाउद्दीन और दलायते फिरोज शाही नाम से अनुवाद करवाया था। इसे चांदी और तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी किए जिसको अद्दा और विक कहा जाता था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछे जाते हैं कि अद्दा और विक क्या था? तो चांदी और तांबे से मिश्रण से निर्मित सिक्के। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हुई थी। फिरोज शाह तुगलक के काल में निर्मित खाने जहां तेलंगानी के मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर मस्जिद से की जाती है। फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया था। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसका शासन दिल्ली से पारंपरिक था। तैमूर लंग ने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया। नासिरुद्दीन के समय में मलिक खुसरो पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।